Welcome class 11th in today's history class. Students, in our previous class we have discussed about the early Roman Empire and the 3rd century crisis. And today we have to continue our study with our next topic, gender literacy and culture. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जेंडर लिटरेसी और कल्चर के बारे में, रोमन एम्पायर के, अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में, कि वहाँ पर किस तरह का की लिटरेसी थी, किस तरह का कल्चर था और किस तरह से मेन और वीमेन रहा करते थे, कौन कौन से राइट्स थे उनके पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। रोमन सोसाइटी में आज के प्रेजेंट टाइम से अगर कोई सिमिलैरिटी देखते हैं तो वो एक है कि उस टाइम पर न्यूक्लियर फैमिली का चलन था। ठीक है, ज़्यादातर जो रोमन फैमिलीज़ थी रोमन सोसाइटी के अंदर, वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरह रहा करती थी। मतलब सभी पूरे फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ इस तरह से नहीं रहा करते थे। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये रहा करता था। फैमिली का जो एक फैमिली का फॉर्म था, फैमिली का जो रूप था, वो न्यूक्लियर फैमिली थी उस टाइम पर। ठीक है, फैमिली में एडल्ट सन फैमिली के साथ सबके साथ नहीं रहा करते थे, बल्कि एक फैमिली में कई ब्रदर्स हैं अगर, तो वो भी सेम हाउस होल्ड को शेयर नहीं करते थे, वो अलग अलग घरों में रहा करते थे। उस टाइम पर मैरिजेस इस तरह से होते थे कि वाइफ को हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था, बल्कि जैसे आज पहले होता था, पहले के टाइम पर था कि विमेन को, उस टाइम पर की विमेन को राइट होता था कि वो अगर उनकी शादी हो जा रही है, वो मैरिड हो जाती हैं, फिर भी उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो उनकी फैमिली यानी फादर के फैमिली के साथ अभी भी रहेंगे। उनके बहुत सारे राइट्स थे जो जो फादर की फैमिली से उनको मिलना होता था। ठीक है, तो डावरी का सिस्टम तो उस टाइम पर भी था, लेकिन वो गिफ्ट एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, जिसमें विमेन की फैमिली मतलब जो ब्राइड होती थी उसकी फैमिली उसके हस्बैंड के घर बहुत सारी गिफ्ट्स भेजी जाती थी। एक बहुत अच्छा राइट जो उस टाइम पर विमेन के पास थी, वो थी कि आफ्टर मैरिज भी, शादी के बाद भी, उनके फादर की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा, एक बिग पार्ट उनका होता था। फादर के डेथ के बाद वो पूरी तरीके से उस प्रॉपर्टी की मालिक हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जब तक फादर की डेथ नहीं हुई होती थी, तो फादर के साथ वो उस प्रॉपर्टी को शेयर करती थी। मतलब फादर और डॉटर मिलके उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते थे, लेकिन फादर के डेथ के बाद फिर वही प्रॉपर्टी पूरी तरीके से उस विमेन की हो जाती थी जो मैरिड भी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जो शादीशुदा विमेन थी, है ना, उनके आने के बाद अगर हम फाइनेंशियल एंटिटी की बात करते हैं, तो दो जो मैरिड कपल हैं, दोनों की जो फाइनेंशियल एंटिटी है वो अलग अलग है। मतलब अभी आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं, तो एक प्रॉपर्टी जो हस्बैंड की है, माना जाता है कि वही वाइफ का भी उसी में शेयरिंग है ना। लेकिन उस टाइम पर क्या थी कि हस्बैंड का घर तो हस्बैंड का था ही, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, और वाइफ की प्रॉपर्टी क्या होगी, उस विमेन की प्रॉपर्टी उसके फादर की प्रॉपर्टी ही उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती थी। क्लियर। और अगर अब हम डिवोर्स की बात करते हैं, तो पहले जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो हम एंशियंट टाइम का पढ़ते हैं, तो वहाँ हम पाते हैं कि डिवोर्स जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं थे विमेन के हाथ में, है ना। लेकिन यहाँ रोमन सभ्यता की बात करते हैं, रोमन एम्पायर की बात करते हैं, तो उस टाइम पर डिवोर्स की जो का सिस्टम था वो दोनों के लिए ही था। हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी इस चीज़ के लिए फर्स्ट स्टेप उठा सकता था कि हमें डिवोर्स चाहिए। अगर उनसे किसी भी तरीके से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिवोर्स जैसी चीज़ें कर सकते थे। दोनों को ही ये राइट था, विमेन को भी राइट था कि वो स्टेप ले सकती है और स्टैंड कर सकती है खुद के लिए। ठीक। अगर मैरिज के एज की बात की जाए, तो जो मेल्स होते थे उनकी मैरिज की जो एज होती थी वो लेट 20s और अर्ली 30s में डिसाइड करी गई थी। यानी आफ्टर 20 ईयर्स एंड बिफोर 30 ईयर्स।
20 to 30 बिटवीन में ही उनकी शादी का जो एज होता था वो माना जाता था, जबकि वेमेन या गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए मैरिज की एज टीन एज और अर्ली 20s बताई गई है। यानी जब वो टीन एज में होती थी या फिर 20 ईयर्स से पहले ही, 20 के बाद नहीं, 20 ईयर्स से पहले ही उनकी शादी करा दी जाती थी। तो इस तरह से पाते हैं कि जो तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का एज गैप जो होता था वो ज़्यादा हो जाता था। बहुत ज़्यादा एज गैप कई बार देखने को मिले हैं कुछ एग्जांपल्स में, जिनकी वजह से दोनों के रिलेशन में कई बार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर जैसे हम मान सकते हैं कि उस टाइम पर जो हस्बैंड्स होते थे वो वाइफ्स को डोमिनेट भी करते थे। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं जहाँ पर ये देखने को मिला कि हस्बैंड्स वाइफ को डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ऑगस्टिन नाम के एक कैथोलिक बिशप हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ ज़्यादातर नॉर्थ अफ्रीका में स्पेंड की है। तो उन्होंने एक उनके द्वारा बताया गया कुछ है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जो मदर थी वो रेगुलरली मार खाती थी। उनका फादर उनको हमेशा बीट किया करते थे, बहुत मारते थे और डोमिनेट किया करते थे, है ना। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं स्मॉल टाउन्स में भी जहाँ पर कुछ ऐसे ही सिमिलर एक्टिविटीज़ होती रही हैं जहाँ पर हस्बैंड ने वाइफ को डोमिनेट किया है। तो इतने सारे राइट्स होने के बाद भी जहाँ पर विमेन को हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राइट्स हैं रोमन एम्पायर के अंदर, फिर भी कहीं ना कहीं विमेन डोमिनेशन उस टाइम पर भी हो रहा था। क्लियर? Fathers had substantial legal control over their children. जो भी लीगल राइट्स थे बच्चों के ऊपर वो फादर के को दिए गए थे, है ना। कई बार ऐसे भी एग्जांपल्स मिले हैं जहाँ पर फादर को ये लीगल पावर भी थी कि वो अगर चाहे तो अपने बच्चों को जीने दे या फिर उन्हें मार भी सकता था। ठीक है, तो कई बार क्या हुआ है कि अनवांटेड चिल्ड्रन को फादर के द्वारा मार भी दिया जाता था। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता था? बाय लीविंग देम आउट इन द कोल्ड। कई बार उन्हें ठंडे में छोड़ दिया जाता था। जो अनवांटेड बेबीज़ होते थे, चिल्ड्रन होते थे, उनको ठंडे में छोड़ दिया जाता था, टू डाई, मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता था। और ये एक लीगल राइट था उस टाइम पर फादर्स के पास, जो कि उनकी मदर के पास नहीं हुआ करता था। और कई बार फादर्स इस पावर का, इस लीगल पावर का यूज़ भी करते थे। ठीक, तो ये तो थी सोसाइटी की बात। अब देखते हैं हम लिटरेसी का के बारे में कि उस टाइम पर लिटरेसी का क्या सीन था। ठीक है, तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो जो कैजुअल लिटरेसी थी वो हर प्लेस पर, जो डिफरेंट पार्ट्स थे एम्पायर के, वहाँ पर डिफरेंट रेट्स मिले हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई रेट मिला हुआ है, रीडिंग राइटिंग कर पाने की जो एबिलिटी थी लोगों में ज़्यादा मिली है। कुछ प्लेसेस पर, कुछ पार्ट्स में पाया गया कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल हम देखते हैं तो पोम्पेई एक ऐसी सिटी है जो रोमन एम्पायर की, जो 79 सीई में वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर से निकाली गई है ना। उसी के अंदर वो दबी हुई थी। जब उसको निकाला गया तो वहाँ से वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी के एविडेंसेस मिले। Walls on the main street of Pompeii often carried advertisement and graffiti were found all over the city. उस टाइम पर जो पोम्पेई सिटी हमको मिली है वहाँ की वॉल्स पे जब हम देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करे गए हैं। वहाँ पर ग्राफिटी भी है। ग्राफिटी क्या होता है? ग्राफिटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग लिखते हैं ना। पब्लिक प्लेसेस पे हम ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट या कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस, कॉमन कुछ इस तरह की बातें देखते हैं जो हर किसी के साथ शेयर की जा सकती है ना। तो ऐसी चीज़ें पूरे सिटी के वॉल्स पर हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें उस टाइम के कैजुअल लिटरेसी रेट के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है। तो एक पोम्पेई सिटी हो गई जो जहाँ पर हाई रेट था कैजुअल लिटरेसी का। दूसरे तरफ हम देखते हैं तो इजिप्ट में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लिटरेसी लेवल हाई पाया गया है। जैसे यहाँ पर हमको बहुत सारे पपायरी सर्वाइव मिले हैं। बहुत सारे जो पपायरस हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना, उस पपायरस पे
लिखा जाता था उस पास्ट में, एंशियंट टाइम में। तो वैसे ही बहुत सारे पपायरी एविडेंसेस मिले हैं जिसमें बहुत से फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के एविडेंसेस मिले हैं। जैसे कुछ प्रोफेशनल्स के स्क्राइब्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स थे उन लोगों ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो उस टाइम के लेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो आज भी एक्स और वाई को हम नहीं पढ़ पाए हैं, है ना। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे इन लोगों ने, स्कॉलर्स ने, इन सब ने अभी भी ट्राई कर रहे हैं, लगे हुए हैं इस चीज़ को समझ पाने के लिए कि उस टाइम पर एक्स और वाई किस तरह से लिखा जाता था। अभी भी लोग अनेबल हैं उसको पढ़ पाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो लिटरेसी के एग्जांपल्स मिल रहे हैं, जो सारी चीज़ें रिटन में मिल रही हैं, ये ही बताते हैं कि इजिप्ट भी बहुत अच्छे हाई रेट के साथ वहाँ पर भी लिटरेसी थी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो अगर लिटरेसी रेट की बात की जाती है तो कुछ कैटेगरीज़ में बहुत ज़्यादा पाई गई हैं। सभी पूरे कॉमन सिटीजन्स नहीं वहाँ पर अच्छे मतलब लिटरेसी रेट के साथ थे। कुछ कैटेगरीज़ थी जैसे सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड स्टेट मैनेजर्स, यानी वो जो हम कह सकते हैं कि प्रॉस्पीरियस लोग, या फिर जिनका कुछ जो हेड्स थे किसी भी तरह के ग्रुप्स के, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लिटरेट होते थे उस टाइम पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से सिटीज़ या टाउन्स थे रोमन एम्पायर के जहाँ पर हाईएस्ट रेट में लिटरेसी मिली है, तो वो हैं पॉम्पेई एंड इजिप्ट। ठीक है, अब जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, डिस्कस किया कि उस टाइम पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, डिफरेंट रिलीजन के लोग हमारे पास थे रोमन एम्पायर में, डिस्टेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस थे वो थे, है ना। तो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी बहुत सारी थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए जब हम यहाँ के कल्चर की बात करते हैं तो वो हमें बहुत ही डाइवर्स कल्चर मिलता है। किसी एक टाइप का कल्चर यहाँ पर नहीं है। हर पार्ट पे, हर प्लेस पे अलग अलग तरह के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी वो देखने को मिलती थी। लोगों के स्टाइल ऑफ ड्रेस, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके फूड जो वो खाते थे, जिस भी तरह के की वो लैंग्वेज को बोलते थे, लिखते थे, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कई जगह पर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, कहीं पर नॉन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, और कई कई बार जो पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स है वो भी अलग देखने को मिलता है ना। जब हम किसी एक तरह के लोग अगर कहीं पर रहते हैं तो हम पाएंगे कि उनका पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, उनका ड्रेसिंग जो स्टाइल होगा, उनका जो कॉस्ट्यूम है, उनकी लैंग्वेज, उनके फूड हैबिट्स, सब कुछ सिमिलर होंगे ना, सब कुछ एक ही होंगे क्योंकि वो तो एक जैसे ही लोग हैं। लेकिन रोमन एम्पायर के अंदर डाइवर्सिटी थी जिससे हमें हर तरह की चीज़ें, जो लोगों की हॉबीज़ थे, जो लोगों की पसंद और नापसंद थे, लोगों के डेली लाइफ से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ थी, वो हमें बहुत डाइवर्स मिलती हैं। यानी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रोमन एम्पायर में देखने को मिलती हैं। अब अगर लैंग्वेज की बात की जाती है तो जो ज़्यादातर बोली जाने वाली लैंग्वेज थी वो थी आरामाइक। आरामाइक बोली जाती थी नियर ईस्ट, जो हमारे ईस्ट का पार्ट था, यानी यूफ्रेट रिवर के एटलीस्ट वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट, है ना, वो पार्ट हमारा आरामाइक लैंग्वेज बोलता था। जबकि कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी इजिप्ट में, प्यूनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, सेल्टिक इन स्पेन एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से देखते हैं हम कि वहाँ पर लिंग्विस्टिक कल्चर्स कैसी थी, प्योरली ओरल थी, है ना, पूरी तरीके से सिर्फ अभी बोली जा रही है, अभी लिखना नहीं आ रहा था अर्ली एम्पायर के टाइम पर। ठीक है, और वो भी इतने टाइप की, ये तो मेन लैंग्वेजेस हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस थे जो स्मॉल पार्ट्स में बोले जाते थे इस, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो बड़े बड़े पार्ट्स पर, यानी फेमस, ये पार्ट्स किसी ना किसी वे में रोमन एम्पायर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना। तो वहाँ पर ये बोले जाने वाली ये जो लैंग्वेज थी वो यही थी। आर्मेनियन लैंग्वेज की जब पहले तो इसको भी, ये भी केवल प्योरली ओरल ही था, लेकिन बाद में जब राइटिंग की शुरुआत हुई तो आर्मेनियन जो लैंग्वेज थी उसकी स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई और लिखा जाना शुरू किया गया। ठीक है, तो आर्मेनियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट की शुरुआत कब हो गई? 5th सेंचुरी के लेट में, मतलब जो हमारे 5th सेंचुरी का हाफ पार्ट आ रहा है, 5th सेंचुरी का सेकंड जो पार्ट आ रहा है, वहाँ से शुरुआत हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर भी
बाइबल का ट्रांसलेशन कॉप्टिक लैंग्वेज में हो चुका था। फिर धीरे धीरे बाद में लैटिन लैंग्वेज स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और फिर लैटिन बाकी सारे लैंग्वेजेस को, बाकी सारी जो स्क्रिप्ट थी, राइटिंग स्क्रिप्ट थी, उन सबको चेंज कर देता है और लैटिन लैंग्वेज ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स पे लिखा जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है रोमन एम्पायर में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने पढ़ा जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन, किस तरह से रोमन एम्पायर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस किया करते थे लोग, किस तरह से इतने बड़ा जो एक वास्ट एम्पायर क्रिएट हो चुका था, बन चुका था, किस तरीके से वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था और किन किन तरीके से लोग अर्निंग कर रहे थे, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। Students, if you have any doubt, any query, any question regarding this video, regarding previous video, you are free to call me। कभी भी कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।